हेलो एंड नमस्कार। तो ये है डे 4 हमारे 60 डेज़ मिशन सिलेक्शन चैलेंज के लिए, जो कि एक फ्री यूट्यूब सीरीज़ है जिसमें हम बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल नॉलेज के पेपर के। तो हमारी फ्री यूट्यूब सीरीज़ का ये है डे 4 और इसी तरीके से हमें टिक लगाते हुए चलना है डे 60 तक। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगता है। आंसर है फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा या गेंजिस? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी क्या होती है? ये मुख्य नदी है। जो और छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में आके मिल जाती हैं उन्हें कहते हैं सहायक नदी, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो कोसी, सोन, वैनगंगा या रामगंगा? तो आंसर है इसका वैनगंगा। क्यों? क्योंकि वैनगंगा एक बहुत ही फेमस सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत में बहती है। चले क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? बिहार एपीओ 2011 का क्वेश्चन है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो पोंग डैम भी है और वहाँ पे जो बिजली है उसका भी निर्माण कार्य होता है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका लोकेशन, आंसर है इसका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। दूसरा, कौन सी नदी पर यह स्थित है? तो पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन सा है? यानी कि वहाँ पर वन जो हैं बहुत बड़े या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। चारों ही ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य यानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्य हैं और इन चारों ही राज्यों में अच्छे खासे वन मिलते हैं। लेकिन अब पूछा है सर्वाधिक, आंसर है इसका मिजोरम। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र, लार्जेस्ट एरिया जो फॉरेस्ट का है वो है मध्य प्रदेश में, और भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज वो है मिजोरम में। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि मिजोरम में 85% से ज़्यादा जो लैंड है पूरे राज्य की उसमें केवल वन है, केवल फॉरेस्ट है, जबकि एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी एक बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल वहाँ वनों का अधिक है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये बहुत कम है। तो यहाँ पर एमपी तो ऑप्शन दिया नहीं ऑब्वियसली, तो आंसर होगा यहाँ पर मिजोरम राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन इन इंडिया? भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, ऊपरी गंगा मैदान या मध्य गंगा मैदान? तो देखिए, राजस्थान और पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र तो कुछ भी नहीं है जब गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात आती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र या गंगा की जो पूरी बेसिन है वो पूरे भारत के 35 से 40% क्षेत्र में फैली हुई है। तो गंगा के द्वारा एक बड़ा क्षेत्र कवर किया जाता है। तो शुरुआती ट्रैक है गंगा का, यानी कि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है। मिडिल गंगा वो जहाँ लखनऊ और लखनऊ से आगे जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है वहाँ पर। इसका आंसर होगा मिडिल गंगा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? तो जूट का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? जूट क्या होता है? जूट एक फाइबर क्रॉप है, रेशेदार फसल है जिससे रेशा मिलता है, धागा मिलता है। उस धागे से क्या बनती है? रस्सी बनती है या पैकेजिंग मटेरियल बनता है। जैसे कि किसी भी सामान को पैक करने के लिए बोरी होता है, कट्टा होता है, वो जूट से बनता है। अब इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? एक ही है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दबदबा ज़बरदस्त है जूट में, और 6 का आंसर सी है। विच ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया कवर्स द मोस्ट एक्सटेंसिव एरिया? बिहार एपीओ 2011 का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला पातंत्र कौन सा है? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं जहाँ से नदी बहती है। इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम या गोदावरी रिवर सिस्टम? तो इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये तीनों ही हिमालयी नदियों के तंत्र हैं, जबकि गोदावरी प्रायद्वीप नदी को तंत्र है। तो प्रायद्वीप नदियाँ तो इतनी बड़ी है नहीं,
अगर हम हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करें। अब इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें, आंसर है गंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक विस्तृत जो अपवाह तंत्र है वो है गंगा रिवर सिस्टम, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, द टोडा ट्राइब इनहेबिट्स। टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ पर? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्या कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती हैं, नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन चारों राज्यों में से कहाँ मिलेगी? जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो बहुत सारी हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य है, प्लेन स्टेट है, यहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज मोस्ट मिनरल रिच। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के जे में, यूपी के एपीओ में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 7 से 8 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए। भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र है, बिहार एपीओ 2011 में पूछा है। यानी कि जो भी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जो ज़मीन से खदानों से निकलता है माइनिंग करके, जैसे लोहा है, जैसे कोयला है, जैसे कॉपर है, तो उनकी माइनिंग होती है। वो कौन से चट्टानों से बाहर आता है, या इन चारों में से वो कौन सी चट्टानें जिनमें सबसे ज़्यादा ऐसे खनिज हैं? तो देखिए, पहले तो उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी वो धारवाड़ की बनी थी, क्योंकि एक एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया था कि पहले बताइए और बाद में बताइए। धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ रॉक सबसे पहले बनी थी कई बिलियन ईयर्स अगो। दूसरे नंबर पे कुडप्पा। धारवाड़ रॉक्स कहाँ मिलेंगे? कर्नाटका में। कुडप्पा कहाँ मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे विंध्यन, विंध्यन रॉक्स, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश इसको कह सकते हैं। और चौथा रॉक सिस्टम है गोंडवाना, जो सबसे बाद में बना। गोंडवाना कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत। अब सेकंड और थर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी मेटल और नॉन मेटल रिजर्व्स हैं, भंडार हैं, वो धारवाड़ की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें चौथा इंपॉर्टेंट है गोंडवाना रॉक्स। क्यों? क्योंकि गोंडवाना रॉक्स के समय ही भारत के कोयले का निर्माण हुआ था। तो भारत का जो कोयला है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? वो पाया जाएगा गोंडवाना की चट्टानों में। तो अब क्वेश्चन हमसे तो पूछा है मिनरल रिच, कोयला तो पूछा नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? धारवाड़ रॉक्स। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये हम आपके लिए लेके आए हैं जस्ट टारगेट के कुछ कोर्सेज। अगर आपको लगता है जीएस आपने पहले पढ़ी नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं कि सर हमें तो कोई आइडिया नहीं है कैसे ये क्वेश्चन को डील करें, तो आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि जो एक एक सब्जेक्ट है उनको आराम से बैठकर नोट्स बनाकर पढ़ना पड़ेगा। जस्ट टारगेट ऐप पर जुडिशरी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो हर एक जीएस के सब्जेक्ट को आप मास्टर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं हमारी जस्ट टारगेट ऐप पर। 50% का अभी ऑफ चल रहा है, फ्लैट 50% सभी कोर्सेज पे। बंडल कोर्स भी आप ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। टोटल अगर आप कोर्स लेते हैं उस पर फर्दर आपको डिस्काउंट मिलेगा। 14,000 में पूरा जीएस का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं आप। इन नंबर्स पे कॉल या हमारी वेबसाइट या जस्ट टारगेट की ऐप डाउनलोड करके आप फर्दर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच माउंटेन रेंज इज डिसिमिलर वेजिटेशन फाउंड ऑन इट्स टू स्लॉप। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिहार एपीओ का क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय क्षेत्र के 2 ढलानों पर असमान वनस्पति पाई जाती है। तो मतलब क्या है कि इस तरह का पहाड़ है या पर्वतमाला है, इस तरफ तो वनस्पति बहुत रिच है, रिच का मतलब बहुत घनी है, और दूसरी तरफ वनस्पति बहुत सूखी है, ड्राई है, एरिड रीजन है, शुष्क इलाका है, यहाँ वनस्पति ज़्यादा है नहीं, और एक ही पर्वतमाला है ये। तो ऐसा किसके साथ हो रहा है? अरावली, विंध्यन
ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो ऐसा होता है पश्चिमी घाट के साथ। क्यों होता है समझिए। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट स्थित है। इधर से जब मॉनसून आता है तो पश्चिमी घाट के इस साइड अच्छी खासी बारिश होती है, यानी वेस्टर्न साइड पश्चिमी तरफ बहुत अच्छी बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये हवा या जो बादल हैं वो पूर्वी साइड पहुंचते हैं तो उनके पास ज़्यादा पानी बचता नहीं है, हवा सूखी हो जाती है। तो इस तरफ पूर्वी तरफ आपको ड्राई मिलेगा यानी सूखा क्षेत्र मिलेगा, जबकि पश्चिमी तरफ आपको बहुत अच्छी वेजिटेशन मिलेगी यानी बहुत अच्छी वनस्पति मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट आर द कार्डमम हिल्स लोकेटेड? इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? ये भी बिहार एपीयू का क्वेश्चन है। तो इलायची की पहाड़ियाँ या छोटी इलायची की पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है या यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी के पास। इसके बाद फिर हिंद महासागर शुरू हो जाता है, यानी कि ज़मीन ख़त्म हो जाती है, समुद्र शुरू हो जाता है। कहाँ पर ये मिलेगी? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा? वैसे तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन इसका 70-80% इवन 90% पार्ट जो है वो केरल में है। आंसर हो जाएगा ए केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन विच स्टेट इज द एक्सटेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल द ग्रेटेस्ट? मतलब किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो क्षारीय मिट्टी क्या होती है? अगर हम कृषि करते समय मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड या ओवर यूज़ ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, उतनी की आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय के बाद जो मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, इनफर्टाइल, और उसके बाद उसमें खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आजकल पाई जाती है? क्वेश्चन यही है। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है ऐसी अल्कलाइन सॉइल या क्षारीय मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा के ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मित्र पर गमछाझार। अब हमें पता है इनमें छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। बिहार राज्य से या उत्तर प्रदेश राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, और यही पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन? भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर, दिग्बोई, मुंबई हाई या खम्बट या खंभात? तो इसका आंसर है मुंबई हाई। आप कहेंगे मुंबई हाई ये कैसी जगह है? हाँ जी, ये हाई सीज में है, यानी समुद्र तट से कुछ समुद्री मील दूर है। यहाँ पर मुंबई है, ये मुंबई है, और मुंबई से हमें अरब सागर में कुछ मील समुद्र में जाना पड़ता है। इस जगह को बोलते हैं मुंबई हाई। यहाँ से भारत में सबसे अधिक जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, जिसे कच्चा तेल कहते हैं, वो निकाला जाता है और सर्वाधिक तेल यहीं से आता है। तो आंसर होगा सी, मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? तो आसान क्वेश्चन है, बिहार एपीओ 2011 का क्वेश्चन है। सबसे ऊंची इमारत विश्व की कौन सी है? कुतुब मीनार, सीएन टावर, कुवैत टावर या फिर बुर्ज खलीफा? तो बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। कितनी ऊंची है? 828 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के करीब ही है। 1 किलोमीटर ऊपर हवा में ये इमारत खड़ी है। 16 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर? भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल गैस कांड से जुड़े 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे समझिए। भोपाल में एक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाने की कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी थी यूएसए की। इस कंपनी के जो साजो सामान थे बहुत पुराने हो गए थे। सेफ्टी सिक्योरिटी पे कंपनी ज़्यादा पैसा खर्च कर नहीं रही थी। होता क्या है, एक दिन एक्सीडेंट होकर यहाँ से गैस लीक कर जाती है जिसका नाम है MIC। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा साइनाइड जहरीला होता है, तो ये गैस भी जहरीली पॉइजनस गैस थी। ये गैस भोपाल में, भोपाल के आसपास क्षेत्रों में फैल गई। हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई। अब इम्पॉर्टेंट है, ये हुआ कब? 2 से 3 दिसंबर की
की रात को ये हुआ था 1984 में, और उसके बाद फिर ये फैक्ट्री बंद कर दी गई, तब से ये बंद ही है। तो ये 3 फैक्ट्स एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी, और 2 से 3 दिसंबर 1984। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 1984। क्वेश्चन नंबर 18, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अबंडेंस इन अर्थ्स कोर? पृथ्वी के क्रोड़ में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कॉपर जिंक, निकिल लोहा, कोबाल्ट एल्यूमिनियम या बॉक्साइट आयरन। तो पृथ्वी 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनी है। सबसे भीतरी जो लेयर है उसे बोलते हैं कोर, हिंदी में बोलते हैं क्रोड़। फिर ये है मेंटल, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं। और सबसे ऊपरी जो परत है जिस पर हम रहते हैं इसे बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी, भूपर्पटी। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि जो क्रोड़ है या ये जो कोर है ये कौन सी धातुओं से मिलके बनी है? तो आंसर है नाइफ, Ni और Fe, नाइफ। Ni से बनता है निकिल, निकिल का सिंबल है ये, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ये भी। और Fe से बनता है फेरस, फेरस बोले तो आयरन, लोहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, निकिल एंड आयरन, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द ओजोन होल डिस्कवर्ड? ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? तो ओजोन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 10-12 क्वेश्चन बनते हैं ओजोन को लेकर। तो शॉर्ट में मैं प्रयास करूंगा समझाने का। सूर्य से कुछ खतरनाक पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, हमारी पृथ्वी तक आती हैं, और अगर ये पृथ्वी पर आ जाएं, हमारे शरीर में टच होनी शुरू हो जाएं, तो ये बहुत सारी बीमारियां कर सकती हैं, स्किन कैंसर तक कर सकती हैं। तो नेचर ने हमें इससे बचाने के लिए हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस सुरक्षा कवच को कहते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि इनको वहीं शोषित करके पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। अब हुआ क्या, इस ओजोन परत में हो गया छिद्र यानी कि होल, और बहुत सारी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचनी शुरू हो गई। और इसका पहली बार कब पता चला, यही क्वेश्चन पूछा है। आंसर है ए 1985, 1985। तो जैसे इसके बारे में पता चला पूरी दुनिया इकट्ठी हुई कि भाई ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपने नाम सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये समस्या का पता लगने के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुनिया के सभी देशों ने एग्री किया कि ठीक है, हम अपने अपने देश में जाके जो ओजोन होल को के लिए रिस्पॉन्सिबल एक गैस है उसका उत्सर्जन बंद करेंगे और ओजोन छेद को हम वापस से नेचुरली से भरेंगे। तो वो कौन सी गैस थी जो सभी देशों ने मना किया कि अब हम इसका उत्पादन नहीं करेंगे? उसका नाम है CFC। ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। क्या मतलब हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ही शब्द है पूरा ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो गैस है जो AC में या रेफ्रिजरेशन में काम आती है। इस गैस की वजह से ओजोन की लेयर में छेद हो गया था, अब इसका उत्पादन बंद हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के गोल्स जो हैं वो अचीव कर लिए गए हैं। तो इतनी सारी कहानी जुड़ी है ओजोन होल से। 19 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एब्जॉर्ब अर्थ्स रेडिएशन मोस्ट इफेक्टिवली? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को अधिक अवशोषित करती है? तो देखिए, सूर्य से जो भी रोशनी आती है पृथ्वी तक, उसमें से कुछ पार्ट हमारे वातावरण में ही रह जाता है, जो हमारे वातावरण को गर्म रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। तो उसमें कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सूर्य से आने वाली गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल है वो गर्म बना रहता है। तो इसमें कौन सी गैस का सबसे बड़ा योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, मीथेन। आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो जब भी फसलों के सीज़न की बात आती है, भारत में 3 मुख्य फसलों की ऋतुएं होती हैं या क्रॉप सीजन्स होता है। पहला खरीफ का मौसम या खरीफ की फसलें, इंग्लिश में भी खरीफ ही कहते हैं, हिंदी में भी। दूसरा है रबी की फसलें या रबी का मौसम, रबी की ऋतु। और तीसरा है जायद। जो जायद की फसलें हैं ये मुख्य फसलें नहीं होती, इसमें चारे की फसल या साग सब्जी फल फ्रूट की ही खेती होती है, तो ये मुख्य फसल नहीं है।
खरीफ और रबी की फसल मुख्य है। खरीफ की वो फसलें होती हैं जो गर्मी में बोई जाती हैं, जैसे मुख्य फसल है राइस यानी चावल, गन्ना यानी शुगर केन। वही बात करें रबी की फसल तो ये सर्दी की फसल होती हैं, जैसे मुख्य फसल है वीट, ग्राम चना, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर, ये सब रबी की फसलें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछ रहा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। जब वो रबी की फसल नहीं है तो खरीफ ही होगी ना। इनमें से खरीफ फसल कौन सी है? धान है। तो डी इज द राइट आंसर। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो स्कॉटलैंड यूके का एक देश है और जो लंदन की पुलिस का हेडक्वार्टर है उसको स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाना जाता है। आंसर है इसका ब्रिटिश पुलिस का हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड यार्ड कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2009 बिहार एपीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे सीधे पे किए जाते हैं एक व्यक्ति द्वारा सरकार को, उसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक व्यक्ति अपने पैन कार्ड के माध्यम से सीधा गवर्नमेंट को पे करता है, गवर्नमेंट भी सीधा उसी को लायबल ठहराती है। जिस व्यक्ति की आय है उसे ही आयकर देना पड़ेगा। अगर किसी की व्यक्ति आय ज़्यादा है ज़्यादा कर देना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की आय कम है कम देना पड़ेगा। कोई आय नहीं है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स कोई और नहीं भर सकता है उस व्यक्ति के बिहार। ऐसा नहीं है कि बेटे के आय है और पिताजी जो है वो इनकम टैक्स भरते, नहीं, बेटे को ही भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो भी कस्टमर है, जो भी टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्ट सरकार को नहीं करता, बीच में कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर, कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो सरकार को पे करता है। एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपने कुछ 1000-2000 का टैक्स भी पे किया होगा, तो क्या आपने सीधा सरकार को पे किया? नहीं, आपने उस मोबाइल शॉप के ओनर को पे किया। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे सरकार को पे करेगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब के ऊपर समान रूप से लगता है, जैसे पेट्रोल के ऊपर लगने वाला टैक्स। गरीब हो या अमीर हो, पेट्रोल सबके लिए उसी रेट है। ऐसा नहीं है गरीब को सस्ता मिलेगा अमीर को महंगा मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से क्या डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जब डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो इनडायरेक्ट ही होगा, तो दोनों तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट ही है, वेल्थ टैक्स संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होगी वही तो कर देगा, हर कोई थोड़ा इन देगा। सेल्स टैक्स या गिफ्ट टैक्स, अगर कोई दान कर रहा है तो गिफ्ट कर रहा है तो गिफ्ट टैक्स बनेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं बनेगा, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। आंसर होगा सेल टैक्स। बिक्री कर सबको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी कमर्शियल बैंक्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने वाणिज्य बैंक या कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वही बैंक जो सरकारी बैंक हमें दिख रहे हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जो भी आपको ऐसे बैंक दिख रहे हैं उनको कमर्शियल बैंक ही कहते हैं। पूछा गया था 2009 में कि इनकी संख्या क्या है। उस समय संख्या थी 24, लेकिन सन 2020 में एक महाविलय हुआ था बैंकों का, जिसके बाद अब भारत में बैंकों की संख्या हो गई है, कमर्शियल बैंकों की संख्या हो गई है 12। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे दोबारा फिर पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि भारत में इस समय वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है, तो अब याद रखिएगा ये 12 है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल इज़ अ फेयर हेल्ड एट देवस्थान इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार लोकल क्वेश्चन है, बिहार एपीओ 2009 में आया था कि गया जिले में, अब गया जी कहने लगे हैं जिले को, तो गया जी जिले में देवस्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो बिहार राज्य में मनाया जाता है उसी के अवसर पर जो है ये मेला का आयोजन होता है। आप समझ गए होंगे, आंसर है छठ। तो छठ पूजा के अवसर पर जो है ये गया में इस मेले का आयोजन होता है। तो इस तरीके से ये था हमारा डे 4 और ये क्वेश्चन हमने देखे। अगर आप भी बिहार के जे या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके का बैच चल रहा है 7 बजे से 8 बजे लाइव। आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ, डेमो क्लास फ्री है। इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके या वेबसाइट हमारी या जस्ट टारगेट ऐप डाउनलोड करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।